दोस्तों, लोकसभा के चुनाव का कल तीसरा चरण का वोटिंग होगा। अब आपके सवाल जो है ज़हन में आ रहा होगा कि आखिर तीसरे चरण में होने वाला क्या है? तो मैं पहले भी बोला हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि अरे यार आपको पता नहीं है, आप गलत तरीके से बायस्ड होके कर रहे हैं। ऐसे लोग बिना मतलब एक होता है ना कि आँख मूंद करके किसी चीज़ पे विश्वास कर लेना। जो लोग देख कर भी नहीं देख रहे हैं कि चुनाव का परिणाम या चुनाव किस दिशा में जा रही है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं केवल एनालिसिस कर सकता हूँ और कुछ तथ्य जो है फैक्ट रख सकता हूँ। मैं कोई ध्रुव आयोग नहीं हूँ कि चीज़ों को मैनिपुलेट करूँगा, या अजीत अंजुम या संदीप चौधरी हैं या रवीश कुमार हैं, क्योंकि देखिए ये लोग पैसे बना रहे हैं। ऐसे लोग, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ऐसे लोग को बेवकूफ़ बना के ये लोग पैसे बना रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना ऑथेंटिक जानकारी आ रही है। वजह कि आप पुण्य परसुन वाजपेयी का 100 वीडियो उठाकर देख लीजिए, जो कि इलेक्शन का अगर जो रिलेटेड अगर उनका वीडियो होगा, 100 का 100 एक भी सच साबित नहीं हुआ। सारे के सारे फेल हुए, तथ्यों से परे हैं, जिसकी वजह से उनके सारे वीडियो फेक बोल सकते हैं या नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट करने का। लेकिन आप जाके देखेंगे मिलियन में व्यू है। ऐसे ही आशुतोष का सत्य हिंदी है, ऐसे ही रवीश कुमार का है, ऐसे अविशार शर्मा का। मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा, ऐसे लोग मतलब ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप उनके देखिए 100 वीडियो भी फेल हो गए हैं। जो लोग मेरे इस मैंने जो कल वीडियो बनाया था उस पर जिसने सवाल उठाया उनके लिए कि आप जाके प्लीज़ एक बार देखो उनके चैनल पे जितने 100 वीडियो डाले उसमें से एक भी वीडियो निकाल के दिखाओ जिसमें कि वो जो डाटा बताए हैं कि हाँ बीजेपी हार रही है, वो हार गई। आप अभी तक देखिए, ईवीएम कब मुद्दा होता है? जब चुनाव का परिणाम आने वाला होता है या आ जाता है। तब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता है, तब तक ईवीएम 90% सेफ होता है। तब ये चुनाव में लड़ते हैं, बोलते हैं देखो भीड़ आ रहा है तो चारों तरफ हमारा भीड़ है, देखो अखिलेश यादव में कितने लोग टूट के आ रहे हैं, प्रियंका गांधी के रैली में कितने लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी में कितने लोग आ रहे हैं। तो उस समय इनको यकीन होता है कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही हारते हैं वैसे ही ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं। तो वो तो अपना नैरेटिव वो भी जानते हैं कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। बीच में फंसता कौन है, बेवकूफ़ बनता है, वो इनके जो लॉयल वोटर हैं, या बोल सकते हैं कि अंधभक्त, उनको बोल सकते हैं। देखिए अंधभक्त उसको मत बोलिए जो कि बीजेपी का समर्थक है, क्योंकि 10 साल से अंधभक्ति कर रहा है। लेकिन उन बारे में सोचिए जो 58 साल, 70 साल में 58 साल जिन लोगों ने शासन किया है देश पे, उनके, मैं कह रहा हूँ नेहरू जी के टाइम से भ्रष्टाचार थी, सॉरी, गरीबी और महंगाई तब से मुद्दा रहा। इंदिरा गांधी ने भी इसको कैरी फॉरवर्ड किया कि महंगाई ख़त्म करूंगी और बेरोजगारी ख़त्म करूंगी, और राजीव गांधी भी बोलते बोलते रह गए, मनमोहन सिंह भी बोलते रहे। उन्होंने तो बोला कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन आज तक महंगाई और बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुआ। अब पता नहीं राहुल गांधी कैसे बोल रहे थे, खटाक से मैं 1 मिनट में महंगाई ख़त्म कर दूंगा, 1 मिनट में लोगों को नौकरी दिखा। और लोग यकीन अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो आप सोचिए, आप अंदर झांक के देखिए कि आप अंधभक्त हो कि जो दूसरे को 10 साल से, जो अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के मतलब सपोर्ट में कोई बोल रहा है तो वो अंधभक्त है। आप 58 साल में नहीं जगे तो 10 साल तो उसको ग्रेस पीरियड होता है कि भाई चलो तुम 58 साल में जगे तो 10 ही साल हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फैक्ट जो होता है फैक्ट होता है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पहले भी बताया था कि राजस्थान में 300, क्यों मैं बोलता हूँ कि बीजेपी जो है 303 को क्रॉस कर जाएगी, मार्क माई वर्ड। आप देखिए बीजेपी को, अगर मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार में बीजेपी के लिए कांटे का टक्कर होगा, लेकिन बीजेपी अपनी 17 सीट निकाल लेगी, तो 330 पे उसको कोई घाटा नहीं पड़ेगा। अगर एनडीए का सीट लॉस करता है तो 375 या 400 का जो उनका अपना मिशन है उसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर मान के ही चले कि बीजेपी को बिहार में उतना ही सीट मिलेगा जो कि इसके पहले मिला था, तो 330 उसको 303 आना है उनको। उसके अलावा देखिए राजस्थान में भी वही है, हर जगह
2 लाख से ऊपर का जीते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक के जीते हैं। केवल 2 ऐसे सीट है जहाँ पे वो लाख के नीचे जीते हैं। तो आप समझिए कि 90% वही होने वाला है, या 100% भी मान लें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कमोबेश वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। बचता है अगर बीजेपी, आप, मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी पहले कम सीट पे लड़ी थी और शिवसेना ज़्यादा पे, लेकिन आप देखिए इस समय बीजेपी 30 सीट पे लड़ रही है। तो 30 सीट में आप जाके देखिए जहाँ पे भी बीजेपी लड़ रही है उसमें से 30 में से कम भी लेके आएगी तो 23 सीट तो लेके आनी ही आनी है। तो पहले से उनका सीट महाराष्ट्र में भी ज़्यादा होगा। ऐसे ही वो बंगाल में भी उनकी सीट जो है बढ़ेगी। तमिलनाडु में अगर लाए, मैं तमिलनाडु की बात नहीं कह रहा क्योंकि तमिलनाडु देखिए अन्नामलाई का एक जादू तो है और ऊपर से नरेंद्र मोदी का भी जादू है। तो अगर चल गया तो अभी उसके काउंट नहीं कर रहा हूँ, 1-2 भी निकालिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं। तो इस तरह से अगर दो, उड़ीसा में भी वही होगा। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एनडीए का जो चुनाव के बाद एनडीए का जो सुपर एनडीए का गठबंधन भी होगा। याद रखिए कि रेड्डी लोगों के साथ भी इनका गठबंधन होगा, उड़ीसा में भी इनका गठबंधन होगा। तो ये लोग 400 से आराम से पार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुपर एनडीए बन सकता है। और मेरा मानना है कि दो जो लोग कर रहे हैं ना, मैं तो उत्तर प्रदेश में मैं श्योर हूँ कि वहाँ पे लड़ाई नहीं होने वाली है। मैं महाराष्ट्र में भी श्योर हूँ कि लड़ाई नहीं होने। मुझे जो अगर कहीं लड़ाई दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, तो बिहार में दिख रहा है, वो भी एनडीए के लिए दिख रहा है। बीजेपी अपने 17 के 17 सीट निकाल के लेके जाएगी, ये मेरे वोट को ध्यान रखिएगा। और बंगाल में 18 से ज़्यादा, मतलब 18 पहले लेके आई थी, 24-25 से कम लेके नहीं आने वाली है। तो 4-5 सीट वहाँ भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र में भी 3-4 सीट बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी है, केवल बीजेपी 325 से ऊपर सीट लेके आएगी इस इलेक्शन में। कल का चुनाव होगा और उसका वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, और उसके बाद इसका व्यक्तिगत पूरी तरह से इसका एनालिसिस करूंगा कि कल के चुनाव में शाम को कि क्या हुआ, और आज के मतदान में हम किसको बोल सकते हैं कि इस तीसरे चरण के मतदान में आगे है। धन्यवाद।